मुझे दोनों टेक्नोमेट्री बिल्कुल बेस से स्टार्ट करना है। अरे मुझे भी तो एकदम साथ लेके चलेंगे। आपको कैसे छोड़ सकते हैं पीछे? इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर दिया। अब हम कुछ देखें, दैट इज चार्ज। चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी of matter like mass। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट में या मैटर में मास होता है, उसी प्रकार से उसमें चार्ज भी होता है। ओके, सो देखो ठंडा पानी आ गया। सो चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास। एवरी मैटर is composed of positive and negative charges। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होता ही है। So every matter is composed of, कोई भी जो मैटर है वो एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बना होता है। किन से? एलिमेंट्री पार्टिकल्स like electron, proton and neutron। These are also subatomic particle। जो एटम के अंदर हैं, जो सबसे बेसिक पार्टिकल होते हैं, उनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहा जाता है। लेकिन क्या ये सब एटॉमिक भी हैं? एटम के अंदर भी रहते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप, positive and negative। The smallest unit of negative charge is electron। smallest unit इलेक्ट्रॉन है and it bears, इसमें कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब ऑफ चार्ज। इसमें इतना चार्ज है। वेयर कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ चार्ज। जैसे हर एक चीज़ की फोर्स की न्यूटन होती है, वैसे चार्ज की भी एक यूनिट है, और वो यूनिट क्या है? कूलम्ब। सो इट बियर्स दिस मच ऑफ चार्ज। So this is the smallest amount of negative charge with and which any substance can bear। यदि बाहर आधा लीटर दूध का पैकेट होता है और तुम उससे कहो कि भैया हमें 250 ग्राम चाहिए, फाड़ के आधा पैकेट दे दो, तो कहेगा नहीं यही स्मॉलेस्ट यूनिट है, हम फाड़े उड़ेंगे नहीं, पैकेट ले जाना ले जाओ, जितने ज़्यादा ले जाना है तो 10 ले जाओ, 100 ले जाओ। लेकिन कहो आधा काट के हम दे दें तो नहीं देगा ना। तो जो स्मॉलेस्ट निगेटिव पॉसिबल चार्ज है वो कितना है? कितना, इससे छोटा नहीं हो सकता। समझ में आई बात कि नहीं? इसकी वैल्यू अगर देखी जाए तो 0.000000 और ऐसे करके 19 जीरो लगाकर 16 लिख दें और फिर कूलम्ब लिख दें। दिस इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज पॉसिबल। ठीक है? एनी अदर नेगेटिव चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस चार्ज। कोई अगर दूसरा चार्ज होगा तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 100 से, यही स्मॉलेस्ट चार्ज है ना। जैसे मैंने कहा दूध का पैकेट 100 भी रख सकते हो, 200 भी रख सकते हो, तो इसी मल्टीप्लाई होगी। सो चार्ज बियर्ड बाय एनी मैटर इज द इंटीग्रल मल्टीपल of the smallest unit। This is known as quantization of charge। This is known as packetization of charge। Packet, charge exists in packet, ये उसका smallest packet है। और उस quantization of charge मैंने क्या बताया बताओ? कोई भी चार्ज किसी भी मैटर में रहेगा तो अगर उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एक्सेस की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो कोई क्लोरीन
आयंस हैं तो उसमें 10 एक्स्ट्रा आ गए, और सोडियम ने 10 दे दिए होंगे। ऐसे ऐसे रब करने से चार्ज एक दूसरे में चला जाता है। तो इस तरीके से इसमें अगर मैं कहूँ कि कोई भी बॉडी में कितना चार्ज है, जिसे कि कैपिटल Q से व्यक्त किया जा सकता है, तो कैपिटल Q इज व्हाट, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कूलम उसकी यूनिट है और कैपिटल यू क्वांटिटी। कैपिटल U फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे अब आप कहें कि मास को m कहते हैं और जो इसकी यूनिट है वो kg, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है और एक उसका क्या होता है, जिसमें उसे व्यक्त किया जाता है। ऐसे लेंथ को L कहते हैं और साथ में उसकी मीटर हो जाती है। तो उसी तरीके से चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या है। कूलम न लिखना चाहे तो C लिख लें, दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है कि नहीं। सो ये कूलम भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखें, ठीक। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। चार्ज कैन एग्जिस्ट इन एनी मेटल इन इंटीग्रल, इंटीजर जानते हो, दैट इज काउंटिंग नंबर। सो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। देखो, चार्ज कैन बी बियर्ड, यानी धारित होता है, बियर्ड बाय एनी सब्सटेंस। तो चार्ज कैन बी बियर्ड बाय एनी सब्सटेंस इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। इसको कहते हैं Q इज इक्वल्स टू एनी वेयर N इज इंटीजर। N क्या है, इंटीजर। इफ अ बॉडी हैज 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, फाइंड द चार्ज प्रेजेंट इन इट्स इन दिस। ये 1 नंबर का प्रश्न आता है। इफ बॉडी हैज 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, वैसे तो जितने प्रोटॉन होते हैं किसी चीज में उतने ही न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है, तो न्यूट्रल होता है। लेकिन एक्सेस हो जाए, नॉन मेटल ले लिया करते हैं और मेटल दे दिया करते हैं। देन एक्सेस इलेक्ट्रॉन, फाइंड टोटल चार्ज बियर्ड बाय इट, बियर्ड बाय इट। तो ये क्वेश्चन है, इसका सलूशन होगा यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है, पैकेटाइजेशन। चार्ज पैकेट में उपलब्ध है, यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो Q इज इक्वल्स टू एनी, तो N हो गए 10, क्योंकि 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, -1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम। तो मल्टीप्लाई करेंगे मनीष तो क्या आ जाएगा, ठीक है, -1.6 इंटू 10, इसका 10 को यहाँ चढ़ाओ, -18 कूलम, ऐसा था। ये साइंटिफिक नोटेशन है, एक डिजिट के बाद डेसिमल करके लिखा जाता है, तो हमेशा इसको नहीं बदलेंगे, ये स्टैंडर्ड नोटेशन, ये वहाँ चला दी। तो आपने देख लिया, अगर किसी बॉडी में प्रोटॉन होंगे तो ये प्लस में ले लेना, फार्मूला यही रहेगा। इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन रहेगी, यही फार्मूला है, फार्मूला नहीं बदलेगा, बस प्लस में लिख देना, एनी लिख के प्लस में लिख देना। अब देखो, सो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नाउ दूसरी चीज क्या है, प्रोटॉन बियर्स। प्रोटॉन में कितना चार्ज होगा, प्रोटॉन बियर्स प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम ऑफ चार्ज। अच्छा, दूसरी चीज
जरा कुछ तो साक्षी क्या मुझे ये बताइए, अगर कोई भी एक बॉडी है उसमें -2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ बोलो, पता करना चाहती हो ना, तो बोलो Q क्या होता है? यानी तो टोटल चार्ज कितना है इस बॉडी पे लिखो, और N हम निकाल लें कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, यही तो पता कर लें। और E कितना होता है? तो N number of electrons है। N is number of electron, so -2.4 into 10⁻⁹, और यहाँ कितना आ जाएगा? 10⁻⁻19। क्या ये कट गया? अच्छा, माइनस से माइनस कटा, 8 3 जा 24, डेसिमल से डेसिमल भी गया, और 8 2 जा 16, तो 3/2। कोई कहते एक इलेक्ट्रॉन दे दो और आधा काट के दे दो, तो ऐसा संभव है? क्योंकि हमने कहा 1 गुना 2 गुना 3 गुना हो सकता है। कोई ये तो नहीं है कि एक आधा लीटर का पैकेट दे दो, एक को बीच से चाकू से फाड़ के दे दो। सो एज द नंबर इज इन फ्रैक्शन, इट इज नॉट द इंटीजर, सो दिस मच चार्ज इज नॉट पॉसिबल। इतना चार्ज किसी के द्वारा बियर नहीं किया जा सकता। एज समझ में आ गया ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? एज दिस नंबर इज नॉट integer, so this much charge cannot be beared by a body. Electron cannot be cut, उसे काटा नहीं जा सकता। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज देखिए यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या फार्मूला है सृष्टि? तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता तुम्हारा, मैं जितनी कॉपी चेक की तुम ऐसे ही लिखती हो जैसे कोई भी ना लिखता हो। हाँ बोलो, तुम्हें इतनी चीज कितने देखो 13 मिनट से पढ़ रही, तुम क्यों क्वेश्चन नहीं बोल पाई। हाँ, अब हम तुम्हारे लिए सरल क्वेश्चन कहाँ से लाए? Q है। अब जरा देखो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, 1 कूलम चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना है? 1 कूलम। तो तुम्हें ये पता करना पड़ेगा ना कि कितने प्रोटॉन मिल जाएं, कितने प्रोटॉन मिल जाएं। अगर आप चाहते हो तो 1 कूलम चूंकि +1 कूलम चार्ज है तो आप E पॉजिटिव कर सकते हो, और नहीं तो Ne की जगह P पॉजिटिव कर दो। ठीक से समझो, जैसे प्रोटॉन है तो P पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव चार्ज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मान लो इलेक्ट्रॉन है तो Ne कर दो, मतलब प्रोटॉन है तो प्लस चार्ज होगा उतने का ही, और वो है तो निगेटिव चार्ज। समझ में आ गई बात कि नहीं? जबकि 11 12 में तो E- ही चलता है, सब E- करके उसी में रखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी हो तो E उसी में ही सब रखा जाता है, यही एक फार्मूला है। तो आप चाहें तो Ne रख लें, क्या ठीक लगता है आपको? ये सिंगल फार्मूला है, E- है, बस उसी पे रखते हैं। मतलब 11 12 BSc में Q = चलता है, P नहीं चलता। अंडरस्टूड है कि बस प्रोटॉन का वैल्यू डाल दो। तो प्रोटॉन का कितना है बताइए? +1.6 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है कि नहीं? क्यों? प्रोटॉन की वैल्यू खुद आ रही है, तो फिर यही चीज़ इसीलिए P पॉजिटिव कर देना, जिसको चाहिए तो P पॉजिटिव कर, फिर आगे चल के बदल लेना 11 में जाके। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज समझो कि किसी चीज में +1 कूलम चार्ज है तो हम ये जानना चाहते हैं कि उसमें कितनी संख्या होगी प्रोटॉन की, उसमें कितने संख्या प्रोटॉन की होगी, या उसने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे।
जितने इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए होंगे उतना ही तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गंवा देने पे प्लस चार्ज होता है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हाउ मेनी एक्सेस प्रोटॉन्स आर देयर। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो मैंने बताओ +1 कूलम चार्ज है तो इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए होंगे तभी तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और निगेटिव था तो उसने इलेक्ट्रॉन लिए थे। बोलो बात सही है? अच्छा अब जरा देखो n कितना होगा। सो n के लिए क्या करें बताइए? n इज इक्वल्स टू +1 कूलम और अपॉन यहाँ पे प्लस लगाना होता है। चार्ज का नेचर दो तरीके का है, क्योंकि अब कोई भी चीज है 1 कूलम चार्ज है, तो अगर -1 की तो नहीं डेफिनेशन कोई पूछेगा आपसे, किसकी डेफिनेशन पूछेगा? 1, तो 1 का मतलब +1 कूलम। अगर वो कहे -1 पर्पसली तो जैसे 1 न्यूटन की डिफाइन करो 1 kg, तो वैसे इसके लिए आपको क्या चीज़ पूछी जाएगी? 1 कूलम, तो 1 का मतलब है +1 कूलम। अभी आप थोड़ा सा समझ लो, फिर सवाल करना, फिर आपको मैं अच्छे बता पाऊंगा। अभी जस्ट एक थोड़ा सा आगे बढ़ने दो। तो अभी देखो, तो मैं ये निकालना चाहता हूँ कि 1 कूलम का क्या मतलब है। कूलम से कूलम कटा, अब ये देखो 1 ये डेसिमल हटाओ तो क्या 10/16 हुआ और 19 हुआ। सही है कि नहीं? अब देखिए 10 to the power 19 है, 16 से 10 में डिवाइड करो। एक में आपका फुल आया है 60, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है, हम और ज़्यादा चाहते हैं। 0.0 लगाया, 16 6 जा 96, तो 4 आ गया, फिर 2 लगाओ, फिर 8 आ गया, तो 5, तो कितना आ गया बताओ? इंटू 10 to the power 19। अब अगर 60 मैं ये डेसिमल यहाँ लाना चाहता हूँ तो तुम बताओ ये कैसे चेंज होगा? आप बताओ बेटा, दिव्यांगी। वो उसको 6 के उधर हम मैं 6.25 लिखूँ तो यहाँ क्या लिखूँ? बोलो, चेंज नहीं हो गया, आप बताओ। आप बोलो। सर वो 10 की पावर 20 हो जाएगी 6। बहुत अच्छा, आप बोलो। अच्छा 18 हो जाएगा। ये तो सब बोल रही हैं। 10 की पावर एक 10 निकाल लो इसमें से और इसमें डाल दो। 10 की पावर भाई 10 × 10 × 19 टाइम्स है, एक 10 इसमें डाल दो। तो ठीक है। सो एनी सब्सटेंस which bears this much number of excess proton has 1 coulomb of charge. A body having +1 coulomb charge bears this much number of excess proton. ये प्रोटॉन तो ऐसे क्योंकि +1 कूलम चार्ज है, उतने अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो फिर एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। भाई आप सोडियम प्लस में कोई पूछे कि कितना चार्ज है, कह दो एक छोड़ दिया तो 11 तो प्रोटॉन हो गए और 10 क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। तो एक एक्सेस प्रोटॉन हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे कितने उसे छोड़ने पड़ेंगे सोडियम के एक सैंपल को, अगर वो 1 कूलम इकट्ठा करना चाहता है तो इतने प्रोटॉन छोड़ने पड़ेंगे जिसमें 18 जीरो हों, यानी जितने धरती पर कण हों। बात समझ आई? इट इज़ ए वेरी लार्ज क्वांटिटी। जैसे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो उसके ऊपर प्लस का कितना चार्ज आया? +1.6 है। 2 छोड़ा और बढ़ा, 3 बढ़ा, लेकिन 1 कूलम तक पहुंचने के लिए कितना छोड़ेंगे? क्योंकि उसका चार्ज ही इतना है, एक प्रोटॉन अगर छोड़ेगा तो कितना होगा? -0.0000 19 जीरो लगाया या 18 जीरो, फिर 16। हम कहें नहीं से 1 तक लेके आओ। एक अगर छोड़ा तो पॉजिटिव लिखना है, हम कहें अच्छा और डालो और निकालो, कितने सारे 10 to the power 18 नहीं निकालने पड़ेंगे, इसको 1 तक लेके आना है, +1 कूलम्ब बनाना है। नहीं तो बहुत सारे निकालने पड़ेंगे कि नहीं? ये कितनी छोटी क्वांटिटी है, इतने कूलम्ब। आप बोलो इतने इलेक्ट्रॉन कम होने चाहिए। दिस मच और डेफिशिएंसी, जिसमें डेफिशिएंसी होती है, जैसे मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के सारे छोड़ कर मेटल और नॉन मेटल को रब किया जाए तो मेटल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और नॉन मेटल नेगेटिव। व्हेन 2 डिसिमिलर बॉडीज आर रब्ड विद ईच अदर,
तो क्या होता है बताइए? प्लस 1 कूलम का चार्ज लगाना है किसी बॉडी में, तो इतने इलेक्ट्रॉन पहले उससे निकालना उतना ही निकाल लो, अपने आप प्लस आ जाएगा। और यदि इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेस दे दो तो माइनस। हम दोनों तरीके से बता दें। हाँ अभी बता रहा है, वो वही फार्मूला है। अब आप उसको या P प्लस कर दें, मैंने पहले P प्लस लिखा था, फार्मूला एक ही है आगे की क्लास के लिए। तो अगर आपको अभी का पर्सपेक्टिव देखना है तो फिर आप P प्लस ले लो, बाकी 11 फिर स्विच ओवर कर देना। मतलब दो फार्मूले नहीं बनाए थे साइंटिस्ट ने। Q इज इक्वल्स टू एनी में ही रखा जाता है जब इलेक्ट्रॉन की बात होती है। तो समझ में आ गई बात कि नहीं? अब जरा देखो, मान लीजिए कि ये देखो, ये डिसिमिलर बॉडीज है ना, और ये इलेक्ट्रोस्कोप है। ये क्या है? ये देखो, इतना नहीं है जो बिल्कुल सूखा बाल हो। हाँ? तेल डाला था तब तो नहीं होता। मेरे एकदम ये देखो, किसी का सही होगा तो ये देखो, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। उधर उसके अंदर सोना है। हाँ नहीं, तो वो क्या सिमिलर चार्ज इससे इसमें ट्रांसफर हो रहा है, अब वो दोनों दूर हो रहे हैं। भाई ये क्या है बताओ? पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसमें निगेटिव चार्ज आ गया। मैंने इनके बाल से इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब इनका वेट कम हो गया। हल्की हो गई होंगी, तौल के देख लें, समझ आई? तो भाई ये क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड हमने पहले को भी फार्मूला बताया था, तो क्लोरीन ले लेगा, तो प्लास्टिक हमेशा निगेटिव लेगा। आप देखो रिपेल, इससे इलेक्ट्रॉन लेके इसमें ट्रांसफर कर दिया, अब दोनों में ट्रांसफर हो गया तो दूर भागे। इससे टच किया तो इससे कंडक्ट होके यहाँ तक पहुंचा, जब दोनों में ही इलेक्ट्रॉन चला गया तो दूर भागे कि नहीं भागे? अब देखो, अब ये बहुत हल्के हो रहे हैं। ये कितना देख रहे हो? यही इसमें इलेक्ट्रॉन दोनों में चलेगी। अभी दिखाना, समझ आई? अब ये देखो, अब देखो, आप लोग भी देखो। दूर हट रहा। आपका भी सही लग रहा है, ये नहीं ना? फ्रिक्शन होना चाहिए ना। अभी इसको, अभी इसमें क्या बहुत सारा चार्ज हो गया, पास नहीं आ रहा, इसको डिस्चार्ज कर, जमीन से टच करके बिल्कुल चपक गया, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं, समझ आएंगे, भर जाएंगे तो वो फिर दूर ही रहेंगे। अब ये देखो बिल्कुल पास हो जाएगा। नए बाल बन गए। इनका बाल तो सबसे ज्यादा, ये तो तोड़ ही देगा, तोड़ हाँ, इसका मनीष के ये बहुत सारी इलेक्ट्रॉन ये पहले मैंने इसको डिस्चार्ज कर दिया, इलेक्ट्रॉन हट गए इसके। चल, इतनी बात समझ आ गई। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो चार्ज 1 कूलम चार्ज की क्या डेफिनेशन है? दैट इज, अगर आप दो तरीके की डेफिनेशन है, सर देख लो, सर सुन लो।
if a body bears this much number of excess electron, तो उसमें -1 कूलम चार्ज है। भाई एक बॉडी ने दूसरी बॉडी में कितना ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन बताओ। और अगर इतने इलेक्ट्रॉन हम हटा दें तो उसमें प्लस का चार्ज है। देख लो, मेटल और दूसरा क्या है, नॉन। अगर इसने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना शुरू कर दिया तो इस पे +1 कूलम चार्ज आ जाएगा, इस पे समझ आया। इफ ए बॉडी ट्रांसफर्स this much electron to other body, then it bears +1 coulomb charge, and a body which bears this much number of जिसके पास excess electron हो तो क्या लिखें बताइए कि 1 कूलम। यही सबसे जरूरी डेफिनेशन है इस चैप्टर की, 1 कूलम। दैट इज अ बॉडी हैविंग कितने 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। जरूरी नहीं है कि आपने +1 में ही करें, माइनस भी कर सकती हैं। देन इट इज सेड दैट द बॉडी हैज -1 कूलम चार्ज। इसने ले लिया ना, उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गए। पहले दोनों न्यूट्रल थी, जब मैंने पेन ऐसे किया तो क्या चार्ज नहीं हो गई थी, और फिर वही हमने उसमें ट्रांसफर किया। तो इफ अ बॉडी हैज दिस मच ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, सेंटेंस पूरा करो। Then it is said that the body contain 1 coulomb. minus 1 coulomb. Then it is said that the body has -1 कूलम चार्ज। सृष्टि, अब +1 कूलम चार्ज की डेफिनेशन बताओ। If a body have Loses, if a body loses 6.25 into 10 की power 18 excess electron, ऐसे नहीं होता भाई का, proton ऐसे भी नहीं होता है। लूजेस, क्या लूज कर रही है, क्या प्रोटॉन, क्या वो न्यूक्लियस छोड़ के भागेंगे, फिर बॉडी क्या loses electron. जैसे सुनो, मैंने ये पेन ऐसे किया तो इसमें 1 कूलम का एक्सेस आ गया, लेकिन इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, इनके बालों में +1 कूलम, क्योंकि ये चप्पल पहने हैं। और इन्हों अगर मान लो ये ना पहने रहती, इसको छू लेती तो फिर ये धरती से उतने इलेक्ट्रॉन और ले लेती, ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स बन जाता। फिर से समझो, अभी ये अर्थ के संपर्क में नहीं है ना, तो इसका मतलब अर्थ में एक्सेस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लिया दिया जा सकता है, प्रोटॉन कभी मूव नहीं करते, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहता है ना। तो मान लीजिए अगर मैं ऐसे ऐसे करता तो जितने इलेक्ट्रॉन इनसे हम में आते, अर्थ से ये ले लेती, तो इनके ऊपर। लेकिन अभी मैंने इसमें प्लस, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है, -1 कूलम चार्ज ले आए, तो इनमें से उतने इलेक्ट्रॉन निकले ना, तो इनकी बॉडी में +1 कूलम चार्ज नहीं हो गया सर पे। तो क्या कहेंगे, इफ ए बॉडी लूजेस 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, माइनस नहीं, ये तो संख्या है ना, माइनस में थोड़ी ना हो जाएगी, काट के थोड़ी ना अलग करोगे, इतनी संख्या। सो 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, देन दैट बॉडी बियर्स 1 coulomb of charge. सही है। Plus 1 coulomb of charge. हाँ, 1 एक ही बात है, दोनों डेफिनेशन चलेंगे। तो क्या लिखें, इफ ए बॉडी receives this much, having भी लिख सकते हो या receives this much electron, समझ तो तुम गए हो यहाँ से नहीं, receives this much electron तो उसमें -1 है, और जो लूज कर रहा है जैसे मेटल है। so if a body loses 6.25 into 10 to the power 18 electron, then that body bears, उसमें कितना चार्ज होगा, +1 कूलम चार्ज। अब देखो कुछ और चीजें कि चार्जेस कैन बी, अगला पॉइंट,
charges can be added or subtracted algebraically. फिर से समझिए, मान लीजिए एक बॉडी में +2 कूलम चार्ज है और दूसरी बॉडी में -1 कूलम चार्ज है और तीसरी बॉडी में -3 कूलम चार्ज है और इन तीनों को मैं टच करा दूं तो ऐसी स्थिति में टोटल चार्ज इस पर जो Q होगा वो Q नेट कितना हो जाएगा, जबकि ये Q1 -1 तो उनको जैसे अलजेब्रा में मैं प्लस और माइनस ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, Q net is equals to Q1 plus Q3 that is +2 -1 और -3 कूलम बाहर लिख लो तो दैट इज +2 -4 तो क्या हो जाएगा -2। चार्जेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अलजेब्राइकली, जो उसका साइन है उसके साथ, ठीक है। इसी तरीके से आवेश के संरक्षण का क्या सिद्धांत है, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Charge can neither be created nor be destroyed, can transfer from one तीसरा body. है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जब तुम एटम को ही नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हो तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाओगे और प्रोटॉन को क्या कर पाओगे, वो तो उसी के अंदर ही है। जैसे मास का कंजर्वेशन का है ना, मतलब चार्जेस को उनके साइन के साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है। टोटल चार्ज जो भी है साइन के साथ करना, उसको अलजेब्रा, जैसे अलजेब्रा जुड़ती है ना साइन के साथ, वैसे बीजगणितीय है इनका योग और वो होगा। अब ये देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड But it can be transferred from one body to another body. हाँ, और when two dissimilar bodies are rubbed with each other then charges are transferred from electropositive body to electronegative body. So वो लेकिन इसमें नहीं आएगा, इसमें सिर्फ यही आएगा चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, जो मतलब देने की टेंडेंसी रखता हो उसे, और जो पॉजिटिव बन जाए देने के बाद उसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। या इसका दूसरा नियम है कि टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व, वो भी इसी का ही दूसरा पार्ट। जैसे टोटल मास ऑफ यूनिवर्स कंजर्व है वैसे टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स कंजर्व है। सो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दूसरा है टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का कुल आवेश संरक्षित है। टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व। उसको कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता, मिस यूनिवर्स के द्वारा भी नहीं, ब्रह्मांड सुंदरी के द्वारा। यहाँ तक की बात हो गई। अब आगे की बात देखें। That is like charges repel each other and unlike charges like charges repel each other or unlike charges attract each other। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के संदर्भ में ये बात देखी है, फिर भी मान लीजिए किसी में -2 कूलम चार्ज है और इसमें -1 कूलम चार्ज है तो ये आपस में दूर भागेंगे, क्योंकि सिमिलर चार्ज रिपेल एंड डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट। और ये -2 कूलम है और मान लीजिए आप +1 कूलम ले लें तो अब अपोजिट हो गए। अगर मान लीजिए +2 कूलम होता
और +1 कूलम होता तो यहाँ क्या होता? Repel. रिपेल हो जाता है, क्योंकि ये फिर से सिमिलर हो गए। नाउ अब जरा देखें इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। कितने दिन बाद आई हो, कितनी बार तो बता चुके लास्ट 2-3 दिन में, तुम इतने हैरत से देख रहे। सो इन केस ऑफ मेटल, मेटल के केस में क्या होता है? दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, सो अगर हम सैंपल ऑफ मेटल ले लें तो क्या होगा बताओ? ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई मेटल का सैंपल है, ठीक है, सो इन ए सैंपल ऑफ मेटल, जो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो है तो अपने उसमें ही है, बट दैट इज द कंडक्शन बैंड, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इट कैन फ्रीली फ्लोट, कहीं भी वो मूव करता रहता है। इसी को मेटेलिक बॉन्डिंग भी कहते हैं। यानी वो ये तो अपने लैटिस पॉइंट पे हैं। कहाँ पे बताइए? लैटिस पॉइंट किसे कहते हैं? कि मेटल में जैसे जहाँ पर मेटल का भी कोई स्ट्रक्चर होगा, तो ये जहाँ जहाँ पे सोडियम के कैटायन बैठे हुए हैं, Na+, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, Na+, ये अपने लैटिस पॉइंट पर है, फिर इन्हें बांधे कौन रखता होगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली चारों तरफ मूव करता रहता है और वो उनको बांधे रखता है। जैसे घर में बच्चे खेल कूद रहे हैं तो वो बड़ों को बांधे रखते हैं कि नहीं? तो उसी तरीके से ये सब Na+ कहाँ पे है बताइए? अपने लैटिस पॉइंट्स पर है। वो अपना लैटिस पॉइंट छोड़ क्यों नहीं देते? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग अराउंड देम। इनके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन हैं, इन सब ने एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रखा है क्या? कोई लेने को नहीं तैयार है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया है? छोड़ दिया है। और फिर वे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। सो द मेटल कैटायंस आर एट देयर लैटिस पॉइंट्स and electrons are moving around the metal. So we can say that metals cations are in a sea of electron. और that's why इस मॉडल को क्या कहा गया है? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम फिर रहे हैं वो वेव की तरह। मतलब ये सब अपने का नहीं, सबके अंदर स्ट्रक्चर लगा रहे हैं। खूब पूरे मेटल में जहाँ चाहें, और हल्का सा तुमने एक वीक सेल भी लगा दिया, उधर दौड़ पड़ेंगे जिधर पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इस तरीके से दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल का क्या मतलब है कि इन मेटल्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। वे क्या करते हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री to move. So these are continuously moving. वे लगातार क्या करते रहते हैं? These are continuously moving in the sample of metal and colliding with each other. वे आपस में क्या करते रहते हैं? Moving and colliding with each other. ऐसा वो करते रहते हैं। However, जो मेटल कैटायंस हैं, these are ligated to. वे कहाँ प्रेजेंट है हमें? बताइए। However, metal cations are, ठीक है, present at lattice points.
तरीके से, अगर मान लीजिए इसी पीस में अ लिटिल पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर एक प्लेट लगा दो और यहाँ पे प्लेट लगा दो और इसको एक प्लस कर दो और इसे क्या कर दो माइनस, तो फिर क्या होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस एंड है, और ये क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन किधर भागने लगेंगे पॉजिटिव की ओर, एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये देखो ये सारे क्या करेंगे, सो इफ ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है कि डिफरेंस ऑफ चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से समझो, यानी मान लीजिए हम कहेंगे कि ये एक है, तो ये क्या चीज कहलाएगी कि मान लीजिए इसमें इतना पानी भर दिया, तो अगर मान लो mgh जानते हो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, और काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम स्क्वायर, ऐसा हम लोगों ने 9th में पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mgh होता है, अगर ये पेन है m मास का और h हाइट पर है तो mgh इसकी पोटेंशियल एनर्जी। इसमें ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है कि इसमें, बोलो इस वाले में, तो और इनके बीच में कुछ डिफरेंस है, तो mgh1 और माइनस mgh2, और वो जो डिफरेंस इतने का है वही पोटेंशियल डिफरेंस है, और उसकी वजह से यहाँ क्या बह रही है बताओ, पानी नहीं बह रहा है, वाटर करंट। और मान लो उसी तरीके से चार्ज का डिफरेंस हो जाए तो क्या इलेक्ट्रिक करंट बहेगी, और टेम्परेचर और प्रेशर का डिफरेंस हो जाए तो क्या एयर करंट बहेगी। करंट तो कई तरीके की होती है, तो अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो कौन सी करंट बहेगी, वाटर करंट। जैसे आप देखें हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्री से निकलती है गंगा और 2000 किलोमीटर नीचे जाकर गंगा सागर में मिल जाती है, तो वो किस वजह से हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। सौम्या कौन सी करंट बहेगी, वाटर करंट बहेगी। और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट किस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बहेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो भी है चार्ज का डिफरेंस अगर हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, उसकी वजह से बहेगी। अगर आपके पास एक बॉडी ऐसी है जिसमें यहाँ पर ऐसा चार्ज है और एक में इतने हैं, तो क्या इनमें पोटेंशियल डिफरेंस है, हाँ, क्योंकि इसमें ज्यादा चार्ज रहने तभी करंट फ्लो कर जाएगी। जरूरी नहीं है कि एक पे प्लस हो तो एक पे निगेटिव हो, बस उनमें डिफरेंस होना चाहिए, सो दैट विल कंस्टिट्यूट फ्लो ऑफ चार्ज। मान लीजिए एक के पास अगर मान लीजिए यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है और एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इन दोनों रॉड्स को अगर तुमने जोड़ दिया और इसमें एक बल्ब लटका दिया तो क्या करंट फ्लो करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि अभी भी इनमें क्या है बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस। सो अब हमने क्या बताया इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में कि दैट इज कैटायंस आर एट देयर लैटिस पॉइंट्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन्हें क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा लिखा है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ, आउटर मोस्ट जैसे अगर तुम सोडियम की बात करो तो 46 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए बस, तो वो उतनी एनर्जी इनको वातावरण से मिल जाती है, वो आराम से निकाल किसी में 2 और 3 भी होते हैं ना, तो 2-3 भी फ्री है सब, तभी तो उसमें ज़्यादा चमक होती है, सब कुछ होता है, वो फ्री है। दैट इज विद अ लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी यू कैन डिग आउट देम, तो वो मूव है, वो अपना मूव करते रहते हैं अल्टीमेटली। सरफेस वाले अगर कोई ये मेटल हुआ तो सरफेस वाला ही अंदर तक पूरा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। लेकिन जरा ये देखो ब्राउनियन मोशन क्या है, ब्राउनियन मोशन, जो इलेक्ट्रॉन है वे कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे चल रहे हैं और टकरा भी रहे हैं, ये देखो ये, और यहाँ तक पहुँच गया, फिर कभी कभी यहाँ भी आ गया, कभी यहाँ भी आ गया। ब्राउनियन मोशन का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यही फ्री इलेक्ट्रॉन।
ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग विद इन ए मेटल सैंपल। हाउएवर, दरवाजा बंद कर दीजिएगा। हाउएवर देयर इज नो नेट स्पीड ऑफ देम, उनकी कोई अपनी स्पीड नहीं है। समझ में आया कि नहीं? उस चीज को क्या कहेंगे? द zigzag मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द मेटल इज कॉल्ड ब्राउनियन। वो बार बार टकराते हैं और बार बार इधर उधर जाते हैं। मान लीजिए अगर मुंबई CST एक लोकल टर्मिनल है, वहाँ का गेट बंद कर दिया जाए तो लोग आपस ही में टकराएंगे इधर उधर, और वहीं अंदर ही अंदर रहेंगे, वो बाहर नहीं निकल सकते। तो वो उनका कोई नेट स्पीड होगा क्या? अंदर ही अंदर टकराएंगे, फिर इधर उधर इधर उधर जाएंगे। बाहर का गेट बंद कर दो, रामलीला के लोग अंदर ही अंदर टकरा के घूमते फिरते रहें। रामलीला चल रही हो, भीड़ भाड़ हो, दशहरा मेला, तो कहीं कोई भाग पाएगा? ब्राउनियन मोशन का क्या मतलब है? zigzag, देखो zigzag मतलब वो Z के आकार का मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। उस मोशन को क्या कहेंगे? ब्राउनियन मोशन। आगे देखिए, जो मेटल्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, या ये कह सकते हैं कि मैटर। कौन से 3 प्रकार के हो सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड और जैसा कि सौम्या ने कहा कि कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, ये इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, जिसमें से मिलियन बिलियन ट्रिलियन जिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन चलेगा। समझ में आई बात कि नहीं? 4 चीज बताई कि नहीं? बहुत लाखों करोड़ों, मिलियन बिलियन ट्रिलियन जिलियन, इतने इलेक्ट्रॉन लाखों के लाखों मूव करते रहे, उसको क्या कहेंगे? कंडक्टर। So the matter in which electron can conduct या electricity can flow, जिसमें से चार्ज flow of charge is called electricity। क्या लिखे बताओ? The matter through which charges can flow, जिनसे क्या चीज फ्लो कर सके बताओ? Charges can flow is called कंडक्टर। इतनी बात समझ आ गई? जिसमें से फ्लो कर सके। जैसे देखो अभी हमने इसको फेंका नहीं है, अब इसमें से हम 2 तार लगाएंगे, और वो जो पिछले चैप्टर का एक फिगर आपका बचा था, हमने सब इसके लिए ले लिया। जब ये पढ़ाएंगे तो ये भी साफ हो जाएगा। समझ आई बात कि नहीं? क्योंकि एक फिगर बच गया। तो अब इसको ये क्या बताइए? मान लो अगर लकड़ी में यहाँ पर हम एक टर्मिनल लगा दें यहाँ, और उसमें स्विच लगा दें, तो कुछ करंट फ्लो करेगी? तो इस तरीके से दो सब्सटेंस थ्रू विच चार्ज कैन नॉट, दो सब्सटेंस थ्रू विच चार्ज कैन नॉट फ्लो। और इसमें क्या होगा? काउंटेड 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो किए, 12 बस। सेमी कंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कंट्रोल्ड 10 या 12, ज़्यादा नहीं। और यहाँ लाखों करोड़ों मिलियन बिलियन ट्रिलियन जिलियन, बहुत सारा लगाया तो 4-6 मूव कर गए, उसको सेमी कंडक्टर। सो सेमी कंडक्टर ऑन, इसमें क्या होगा कि इट अलाउज ओनली वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्जेस। बल्ब तो वो फिर उतने में डैमेज हो जाएगा, जल ही जाएगा सिलिकॉन, बर्न्ड सिलिकॉन, वो करेगा ही नहीं। इसमें 4-6 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं हो सकते। इसी का जमाना चल रहा है। दिस इज सिलिकॉन पीरा। समझ में आ गई बात कि नहीं? ये कहा गया है साइंटिस्ट के द्वारा, जिस हिसाब से पहले होता था कि मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरीके से सेमी कंडक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है, अगर इतना ऑटोमोबाइल में डेवलपमेंट इतनी तेजी से हो रहा होता
तो लोग कार पार्किंग करने की बजाय फेंक देना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इतनी तेजी से इस युग में डेवलपमेंट हुआ। उनके लिए पार्किंग महंगी पड़ती, वो फेंक के नई कार ले लेते। इतना बता रहे, इतनी तेजी से ये युग डेवलप हो रहा है। हाँ, वो चिप्स वगैरह शायद सब कुछ सिलिकॉन इसी का है है। ना। ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम ना हो। इसीलिए So, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। the metal which allows only limited charges to flow। इतनी बात समझ में आ गई कि जिसपे थोड़ा चार्ज फ्लो कर सके तो उसको कंडक्टर कहते हैं। अब जरा देखिए, जैसे ही फिक्स होता है क्या कि जैसे सिलिकॉन में सिर्फ 10 सेकंड की चार्ज मिलेगा फिर सेकंड नहीं 10 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। 10 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, और उसमें इतने सारे नहीं और इसमें एक भी नहीं। सही है। इसका सैंपल क्या है बताओ। जैसे सिलिकॉन लिखो और जर्मेनियम, इसमें ये क्या है, थ्रू विच चार्जेस वुड, प्लास्टिक, ग्लास, और ये मेटल, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। That is, अब आगे देखिए, माइकल फैराडे ने क्या बताया। As stated that, आगे अगले चैप्टर में फिर आएंगे, अभी बता दे रहे हैं। वो 7th तक पढ़े हुए थे और बुक बाइंडिंग करते थे दुकान माइकल फैराडे। लेकिन दुनिया को इन्होंने बिजली दी, जो बिजली चल रही है माइकल फैराडे की वजह से, जितनी भी कहीं। So Michael Faraday has stated that when two dissimilar bodies are rubbed with each other, when two dissimilar bodies are rubbed with each other, तो क्या होता होगा बोलो। Then सेंटेंस पूरा करो सौम्या। Charges are transferred from electropositive body to electronegative. Then इलेक्ट्रोपॉजिटिव बॉडी गेट नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिवली कैसे हो जाएगी, मेटल होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। Then charges, चलो वो वर्ड ही नहीं लिखेंगे जब सौम्या को इतना वो ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। अब अच्छा लग रहा है। जो इलेक्ट्रॉन दे सके, मेटल एंड नॉन मेटल नहीं पढ़ा कि कैसे हमने बताया था कि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो कैटायन बनाते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब जरा देखो, इसको चार्जेस को डिसिमिलर बॉडी से रब करके एक बॉडी को से दूसरे में चार्ज किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये येलो क्लॉथ है, तो येलो क्लॉथ से अगर आप ये एबोनाइट की लकड़ी को रगड़ोगे तो आबनूस की लकड़ी ऐसे ऐसे, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन, ELEKTRON, उसी के नाम पे ये इलेक्ट्रॉन वर्ड पड़ा है। इलेक्ट्रॉन है, बताया था कि नहीं। एबोनाइट की लकड़ी है या आबनूस, और उसको जब ऐसे करेंगे तो इसमें चार्ज आ जाता है। फिर आप कहीं पर भी ट्रांसफर देख लो, लकड़ी के पीछे दिखा, इस पे चार्ज आ जाएगा। और फिर दूसरी चीज क्या है, इस सिमिलर बॉडी में एक ये भी बहुत फेमस है, ग्लास रॉड। तो ग्लास रॉड में भी ऐसे ऐसे करेंगे तो ये क्या है, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव। तो व्हेन फ्लेमलेट से
या मसलिन क्लॉथ से या फला लेन से इसको रगड़ेंगे या सिल्क क्लॉथ से, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव, जबकि उस पे क्या आ जाएगा नेगेटिव। समझ में आ गई बात की नहीं? तो टू डिसिमिलर अगर बॉडी रब किया जाए तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा भी किया जा सकता है, ये देखो लाइट, वो तो समझ में आ गया ना एबोनाइट का। अब आप ये देखिए छोड़ना बिंगा आ रही है आवाज़ का नाम ऐसा सेम मेरे पास क्या आबरा का नाम कुछ नहीं होता है क्या अब देखो ये थर्माकोल का रिलीज है, तो इसमें छोटी छोटी आपको पिच बॉल दिख रही हैं, तो इसको एक पॉलीथीन में डालता हूँ। लाओ तो पॉलीथीन। बाहर नहीं है, ऐसे ही कपड़ा कुछ। चलो बोर्ड पोछा, ये देखो इसको मैंने इसमें डाल दिया थर्माकोल, थर्माकोल को तोड़ दिया। अब मान लो इसको मैं इस पर रगड़ूंगा पॉलीथीन से, तो ये दूर भागेंगे एक दूसरे के पास नहीं, क्योंकि अब वो सिमिलर चार्ज हो जाएंगे। और ये जो पॉलीथीन है पॉलीविनाइल क्लोराइड है, तो दैट इज, ये स्टाइरोफोम है, थर्माकोल का दूसरा नाम स्टाइरोफोम ही तो है। तो अब ये देखो मैं इसको ये बंद कर देता हूँ, अगर ये पूरी तरीके से बंद हो गया। अब इसको मैं रगड़ रहा हूँ, तो फिर ये दूर दूर भाग जाएंगे, पास नहीं आएंगे, और रगड़ना पड़ेगा। तो फिर ये क्या है, ये क्या होंगे, अब होने लगा, अब होने लगा, देखो अब ये पास नहीं आ रहा है, दूर हो गए कि नहीं? जितना रगड़ोगे, क्यों यहाँ है, ये देखो करने पर भी दूर भाग रहा है, क्योंकि सब में एक चार्ज आ गया है। तो दिख रहा है कि नहीं? फिर से देखो, जितना इसको रगड़ा जाएगा अल्टीमेटली ये दूर दूर भाग रहा है। अब ये एक जगह नहीं आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? तो इससे क्या पता चलता है, थर्माकोल में सेम चार्ज आ गया, तो ये बंद कर रहे हैं कि नहीं? ये चीज ओके, समझ में आ गई बात? सो दैट इज, दीज आर रिपेंड विद ईच अदर। ओके, अब अलग अलग क्यों हो गए? क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके ना, और कई जगह जो चार्जेस होते हैं वो डिसिमिलर चार्जेस प्लाज्मा बॉल में भी देखे जा सकते हैं। ये देखो यानी अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। यानी इसमें से जो चार्ज निकले, इट इज क्रिएटर ऑफ चार्ज। तो तुमने हाथ लगा दिया तो अपोजिट चार्ज सारा क्या हो रहा है, ये आपस में डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये चार्ज स्फीयर है। ये कैसा स्फीयर है, जहाँ जहाँ आपकी उंगली जा रही है तो वहीं वहीं पे जो स्फीयर है अपोजिट चार्ज इसमें आ जा रहा है, ठीक है कि नहीं? सो दिस इज चार्ज स्फीयर। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी, so that is flow of charge through a body constitute electricity। अगर किसी भी बॉडी में से
क्या चीज फ्लो हो जाए बताओ? फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू ए बॉडी constitute electricity अब जरा देखो, मान लीजिए कि एक कंडक्टर है और किसी भी कंडक्टर में एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से मान लीजिए यहां पर आप अपनी आंखें रख लें, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी तो तुमने समझ लिया कि फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू ए बॉडी अगर चल रही है तो कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी। कहीं से भी अगर मान लो ऊपर से भी लाइटनिंग हो रही तो क्या फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं हो रहे? ये लाइटनिंग गिर रही कहीं से भी। सोल्यूशन में से इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जैसे उसमें एक वो रखा हुआ है जिंक सल्फेट, तो उसमें से भी कुछ हो जाए तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी है। अब देखिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकेंड। मान लो इसमें से इलेक्ट्रॉन यहाँ खूब सारे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि तुमने जरूर यहाँ पर कुछ प्लस लगाया होगा, कुछ ना कुछ अगर तुमने लगा दिया तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे कि नहीं? तुमने जरूर यहाँ निगेटिव लगाया होगा, तो सब ये इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे। तो तुम एक क्रॉस सेक्शन पर अपनी निगाहें लॉक कर लो। पॉजिटिव लगा हुआ ना भाई आप ये देखो पॉजिटिव लगा दो तो फिर क्या होगा बताओ? ये सब इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाएंगे। तो यहाँ देखिए, ठीक है। हाँ आप बोलो धर्मेंद्र, जो अभी हमने डेफिनेशन बताई थी इलेक्ट्रिक करंट। बात करने समस्या करने वो उतना नहीं जानते हैं, यहाँ पैसे देते हैं यहाँ पर, वो तो ऐसे ही बताएंगे। क्या बताइए उन्होंने डेफिनेशन? अच्छा, तो दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शन है, काट दो तो एक क्रॉस सेक्शन आ जाता है कि नहीं? किसी चीज को काटो तो क्रॉस सेक्शन। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकेंड। एक सेकंड में मान लो यहाँ से 4 कूलम चार्ज निकल गए निगेटिव और 2 सेकंड में निकले, तो बोलो यहाँ से कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई? ये ज्यादा अच्छा होता है। इन्होंने बताया 2 पर सेकेंड। समझो, अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू a given cross section per second is called electric current. ईशान रिपीट करो। Amount of charge flow through a given section area in per unit second. पर यूनिट टाइम बोलो या पर सेकंड। देखो ईशान ने दूसरी डेफिनेशन बता दिया, मुझे वो भी लिखना पड़ेगा। तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं और Q बाई T। T का मतलब है टाइम। मान लीजिए यहाँ से इधर की ओर जो फ्लो किया तो तुमने 2 सेकंड तक घड़ी देखी और माइनस यानी 4 कूलम चार्ज फ्लो कर गए, इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए जो भी। तो आप क्या कहोगे? एक मैग्नीट्यूड दिया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट में माइनस प्लस नहीं लगता। समझ में आया? जो भी चार्ज फ्लो कर जाए, क्योंकि फ्लो तो इलेक्ट्रॉन ही करेंगे, प्रोटॉन तो कर नहीं सकते हैं। तो अब अगर 4 कूलम निकल गए और 2 सेकंड में निकले तो सृष्टि क्या आप मुझे बताएंगे कि कितनी करंट फ्लो करी? तो 4 कूलम और यहाँ पे क्या है बताइए? 2 सेकंड। तो कितना हो गया? 2 कूलम पर सेकंड, या फिर इसे 2 एम्पियर कहा जाए। और
या फिर 2 एम्पियर कह दिया जाए। बात समझ आ गई? लेकिन ईशान ने क्या डेफिनेशन बता दी? बोले रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। रिपीट करो। Flow of हाँ बोलो। rate of flow of charge through a given cross section area is called electric current. दूसरी डेफिनेशन बताओ। Amount of current passing through given cross section area per second is called electric current. ब्राउनियन मोशन। Brownian motion. Zigzag movement of free electron is called Brownian motion. 1 कूलम। One coulomb charge. बताओ दोनों डेफिनेशन बोलिए। A body having 6.25 into 10 to the power 18 excess electron ठीक है। नाउ इतनी बात हो गई। दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू a given cross sectional area is called electric current. It is expressed as I and its unit is A. इस फिजिकल क्वांटिटी को I से एक्सप्रेस करेंगे और ये रेट ऑफ फ्लो है कि नहीं, पर सेकंड में जो हो जाए वो रेट हो जाए। तो प्रॉब्लम बता दीजिए 1 एम्पियर क्या है। भाई इसी से देख के तो बताओगे और ट्रांसफर 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड। लो इन्हें बता और पहले बाजी मान लो। बाजी रहो। इसका चलो 1 एम्पियर दैट इज इफ 1 कूलम, इसे 1 कर दो इसे 1 कर दो, ये 1 ना हो जाए। इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू a given cross sectional area in 1 second, then it is said that the current flowing through that cross sectional area is 1 ampere. repeat करिए। क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलिएगा। Then it is said electric current. Flowing through that cross sectional area, ठीक है कि नहीं, is 1 ampere. 1 ampere. So मैं रिपीट करो। If 1 coulomb charge is flowing through a given cross-sectional area in 1 second, then it is said that the charge moving through बताई नहीं हो तो तुम तो पर्ची हिला रही थी। So if 1 coulomb charge flows through a given cross sectional area in 1 second, then it is said, अपनी सेंटेंस पूरा करो। it is said that the rate of flow of charge हाँ, it is said that the charge flowing in the current चार्ज की क्यों बात कर रहे थे? इलेक्ट्रिक करंट। Then electric current, सीधा लिख दो, सेट भी मत लिखो। Then electric current flowing through that cross sectional area is 1 ampere. Then electric current flowing through that cross sectional area is 1 ampere. बबली 1 एम्पियर की दूसरी डेफिनेशन बताओ।
देख लो, क्या तुमने ये बात कही है कि I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, ठीक है, और इसको 1 कूलम ले लिया और इसको 1 सेकंड ले लिया क्या? तो फिर क्या आपने लिखा 1 कूलम पर सेकंड, या यही तो 1 एम्पियर है। आप 1 कूलम मत बोलो। इफ 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन पासेस, 1 कूलम तो जानती ही हो कितना होता है। अगर इतने इलेक्ट्रॉन किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से हर सेकंड गुजरते हों तो ये कहा जाएगा कि उस चालक से बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर है। रिपीट करो। If 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही पास कर सकते हैं, flows through a cross section in 1 second, then the electric current is said to be 1 ampere. हाँ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। लिखो इस बात को। इफ (6.25 into 10 to the power 18 electrons are passing through any cross section of conductor is तो इसकी जगह वही लिख सकते हैं ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। in 1 second through any cross sectional area in 1 second, then electric current through that cross sectional area is 1 एम्पियर। इस चीज को अभिषेक रिपीट करो। 6.25 to 10 power 18 electrons flow through given cross section area, then electric current is of 1 ampere, then electric current flowing through the cross section. 1 सेकंड बोला आपने, ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रिक करंट कितनी हो जाएगी 9। अब देखिए कि इतनी बात हो गई, तो एग्जाम्पल 12.1 निकालो। कहा गया है करंट ऑफ 0.5 एम्पियर ड्रॉ हो रही है किसी सर्किट में। मान लीजिए आपने सेल लगा दिया, 11 पॉइंट निकाल लिया, तो करंट कितनी दी है बताओ किसी सर्किट में। भाई आप सेल लगा दोगे तो करंट फ्लो करेगी कि नहीं, और एक स्विच भी लगाएंगे, ऑन ऑफ करने के लिए स्विच होगा, ये स्विच का सिंबल है। और इसके बाद मान लीजिए किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रही है और कुछ ना कुछ हम लगा देंगे करंट को मेजर करने के लिए एमीटर होता है, वो भी हम करके दिखाएंगे आपको। तो ये है, इससे पता चल जाता है कि कितनी करंट फ्लो कर रही है। इसके थ्रू एक तार यहाँ बांध देंगे, इसके अंदर से होकर जाएगा तो मीटर हो जाएगा। तो जैसे कहीं कर लिए तो एमीटर है, दिस इज दैट इज द डिवाइस फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज एमीटर। तो जो तार सीधा जाना बस एक यहाँ बांध दो, अगला यहाँ बांध दो, तो इसके बीच में तार है तो वो इसको डिफ्लेक्ट कर देगा, तो उसके थ्रू जाएगी। समझ में आया, वो मीजर कर लेगी। सो दिस इज एमीटर। एमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड for measuring electric current। एम्पियर है, इसके अंदर एम्पियर लिखा है कि नहीं? कैसे करता है? अभी बता दें, अभी करके देखेंगे, इसीलिए सर लाए सब कुछ करके दिखाएंगे। ये देखिए, समझ में आई बात कि नहीं? तो अब जरा देखिए कि हमने इसमें क्या लगा दिया बताओ, एमीटर, और एमीटर लगा दिया, फिर और कुछ एक बल्ब लगा दिया, ये बल्ब है, इसको रजिस्टर को क्या कहते हैं, तो इससे कुछ करंट फ्लो कर रही है। तो कितना कितना कार्य बताओ, कितनी करंट फ्लो कर रही है? इलेक्ट्रिक करंट, कोई भी बल्ब चाहे रजिस्टर जिसमें करंट फ्लो करते समय हर्डल हो, तो वो रोशनी में भी बदल सकता है, साउंड में भी बदल सकता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। तो एनीथिंग, तो चाहे रजिस्टर हो,
या बल्ब हो, जो भी डिवाइसेस हैं ऑल आर लगा सकते हैं। कुछ भी लगा सकते हो, दैट ऑल आर हैविंग रेजिस्टेंस, जो कन्वर्ट कर देती, वो हिंड्रेंस पैदा करती हैं, उसके बदले में वो एनर्जी गंवा देता है। अच्छा ये बताओ आए, हाँ सर ये स्विच क्लोज है। बोलो बोलो, आप बोलो वो बेटा। रेजिस्टर पे ये वाला क्या है? ये की है स्विच, सर स्विच क्लोज नहीं है। क्लोज कर दिया। अच्छा अब देखो, अभी हम इनके सिंबल्स के नाम भी बताएंगे, लेकिन अभी देखिए कि क्या कहा गया है कि एनी क्लोज्ड पाथ थ्रू विच करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। रिपीट करो। Any closed path through which the electricity Can flow. continuously is called कैन फ्लो electric current. इज कॉल्ड Electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट। इट कंसिस्ट ऑफ सेल, एमीटर, रेजिस्टर एंड स्विच। पूरी लाइन बोलो फिर से। A closed path through which the electricity moves or flows is called electric current. It consists of battery, ammeter, resistor and a switch. अगर सीरीज ऑफ सेल है बहुत सारे तब बैटरी है, और मान लो एक है तब सेल है। सेल और बैटरी में अंतर तो समझती होगी। देखो फिर, सो एनी क्लोज्ड पाथ ऑफ कंडक्टर, कोई भी क्लोज्ड पाथ हो सकता है ना कंडक्टर का, क्लोज्ड पाथ ऑफ कंडक्टर थ्रू विच, इससे क्या बताओ, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके उसे क्या कहेंगे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या चीजें होंगी, Battery, plug key, resistor and देखो एक सेल भी लगा सकती हो, जैसे हम एक सेल खरीद के ले आए तो ये एक सेल है 25 रुपए का। इट कंसिस्ट ऑफ सेल, और बहुत सारे लगा, हाँ इट कंसिस्ट ऑफ सेल, और क्या बताइए, स्विच, स्विच या की, plug key. स्विच हो सकता है, और रजिस्टर एंड एमीटर। एमीटर जरूरी नहीं है ना। इतनी बात समझ आ गई। इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आ गई, विद्युत परिपथ। इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ, जिससे होके चले, और वो विद्युत धारा है। सर हाँ। वायर आ सकता है? आ सकता है, हमने कंडक्टर तो लिख ही दिया, वही वायर है। अच्छा अब समझो एमीटर क्या है। The device which measures The device which measures the electric current is called ammeter। अच्छा उसी में जैसे एक लड़ी है, लड़ी में ये लगाया तो उसी में मीटर भी लगा दिया, तो ये सीरीज में, ये किसमें होगा, एक सीरियली लगाए नहीं सबको, लड़ी कोई भी हार में एक एक माला फूल गूंथा जाता है कि नहीं, सब सीरियली होता है कि नहीं। सो इसलिए कोई भी चीज होती है, झालर में भी एक लड़ी होती है, तो सारी चीजें तुमने एक ही साथ तो लगा दी हैं। अगर तुमने ये एमीटर यहाँ ना लगाया होता और सिंपली करके इसमें ऐसे लगाया होता, तब कहते पैरेलल है, उसके समानांतर लगा दिया। लेकिन तुमने ऐसे तो नहीं लगाया, तुमने कैसे लगाया बताओ, तुमने उसी के साथ लगाया। अभी लगा के दिखाते हैं बात, समझ में आ गई बात कि नहीं। सो एमीटर इज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन सीरीज। रिपीट करिए। Ammeter is joined in, एक मिनट, बोलो बेटा। Ammeter is connected in हाँ करना, electric circuit. in series, हाँ, in series. Ammeter is connected, देखो ammeter is connected in electric circuit in series। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो
एमीटर कनेक्ट किया जाता है। एमीटर में 2 टर्मिनल होते हैं, जरा देखो पॉजिटिव नेगेटिव। ये जैसे हमारे पास एमीटर होगा, और इसमें ऐसे डिवाइस होगी और 2 टर्मिनल होंगे कि नहीं, और यहाँ सरेशंस बने हुए होंगे। तो अब एक में लिखा होगा पॉजिटिव और एक में क्या होगा नेगेटिव। तो जो भी प्लस वाला है वो सेल, अब इसके अलावा आपके पास एक सेल भी होगा, और सेल में भी क्या पॉजिटिव और निगेटिव होगा, तो एक प्लस होगा और एक माइनस। तो प्लस वाले को प्लस ही से जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा भी हम कनेक्शन बताएंगे। तो जो हमारा सेल है, आप इसमें देखो प्लस माइनस लिखा हुआ है, पढ़ो कहीं लिखा है कि नहीं, माइनस है प्लस, पढ़ो तो ठीक है। और इसको भी देखो आप लोग, क्या इसमें भी प्लस माइनस है, पढ़ो। तो प्लस को किससे जोड़ना है, देखो ध्यान, नहीं प्लस को प्लस से जोड़ना। इसका जो प्लस है उसी के प्लस से जुड़ेगा, नहीं तो रीडिंग नहीं दे पाएगा। अच्छा अब देखो, फिर इसके बाद यहाँ तक ले लिया। अब इसके बाद हम एक जो है प्लग लगाएंगे, ये देखो ये। तो यहाँ पर हमने एक स्क्रू है, इसको लगा दिया, और दूसरा एक स्क्रू है। तो ये स्प्रिंग लोडेड प्लंजर है। जब इस सुन लो, अगर मैं इसको दबा दूं तो क्या कंटिन्यूटी आ जाए, ये प्लास्टिक है, ये पीछे क्या है बताओ, और अगर ये तुम्हें दबाना है, फिर मैं कहूँगा जब दबाओ तो यहाँ एक बल्ब होगा, जल जाएगा। और जैसे ही बल्ब जले तुम इसमें रीडिंग भी देख लेना, और हमको बता देना ये कितने एम्पियर करंट बह रही है। समझ में आ गई बात कि नहीं भाई? जब इसको दबा दोगी तो इस तार से तो कंटिन्यूटी बन गई कि नहीं? अभी नहीं है, अभी टूटी है, अभी सर्किट ब्रेक है। अभी क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक, और दबाते ही छू जाएगा कि नहीं, क्लोज। सर इस बैटरी में लिखा है 0% मर्क्यूरी और 0% कैडमियम, तो उसे वो लिखने की जरूरत है? इसमें लिखा ना 0% मर्क्यूरी और 0% कैडमियम। हाँ ये हैवी मेटल है। अब देखो निकिल, आजकल क्या है कि निकिल की बैटरी आ रही है, निकिल कैडमियम की भी होती है। तो कैडमियम और ये दोनों हैवी मेटल है। और मरकरी का अगर एक ट्रेस भी, जैसे तुमने हाथ में ले लिया, गिर गया, कभी हम मरकरी पकड़ाते हैं और जिसका वो एक ट्रेस अंदर चला गया, 3 महीने बाद ब्रेन डेड है, वो व्यक्ति मर जाएगा। अगर किसी ने कभी भी वही हाथ लगा लिया या मुंह में लगा लिया, ठीक, ऐसे कई साइंटिस्ट की मौत हो चुकी है। 3 महीने में धीरे धीरे वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा। हाँ सर क्या पूछा? अच्छा इलेक्ट्रिक सर्किट पूछा, अच्छा तो वो ऐसे बात करेगा। अब ये देखो, यहाँ पर एक बल्ब है, तो इसी के थ्रू बल्ब है, ये बल्ब भी हम लगाएंगे। तो बल्ब का एक टर्मिनल यहाँ जा रहा है, दूसरा टर्मिनल यहाँ है, बात समझ में आई कि नहीं? और दूसरा टर्मिनल, अब यहाँ पे हमने की भी लगा दी है, और फिर ये इसको इसमें लगा दिया, ये सर्किट में बना लिया। ज़्यादा इधर उधर नहीं करना, फिर चलेगा नहीं, सौम्या। इतनी बात हो गई कि नहीं? तो ये क्या है बताओ, स्विच है। एक ही बात है, कई तरीके का, 3 तरीके के स्विच दिखाऊंगा। ये सेल है, ये क्या है? अच्छा, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कहते हैं? देखो 2 तरीके के हैं। इसमें क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव को कहेंगे हायर पोटेंशियल। ध्यान दो, इधर बड़ी बात बताई जा रही है। पॉजिटिव को क्या कहेंगे, हायर पोटेंशियल, और निगेटिव को क्या कहेंगे, तो ये देखो, पॉजिटिव को कहेंगे हायर पोटेंशियल, और इसको निगेटिव को क्या कहेंगे, कितनी बात समझ आ गई? तुमने कभी सृष्टि बैटरी के अंदर देखा है? काला काला होता है। बहुत अच्छा, सर बैटरी के अंदर नहीं, सेल के अंदर देखा है। देख लो, वो देख लो। आगे की बात अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जिंक है,
और ये क्या है, कॉपर है। बात करती रहोगी तो उसका भी वो तो उसको तो टॉप करना है, तुम्हें तो ऐसा कुछ नहीं है, उससे बात तो उसका नुकसान है, तुम्हारे लिए तो हम ऐसा नहीं सोच रहे, उसकी तो चिंता रहती है ना। इधर देखो यहाँ तक ये जिंक है और ये क्या है, कॉपर। और इसमें ये किसका सलूशन है, कॉपर सल्फेट का क्या है, एसिडिफाइड सलूशन। ये 2+ और ये 2-। ये बैटरी है, ये चीज ये है, ध्यान दो ऐसे। हाँ यही चीज। अब तुमको इसकी चीज में दिखा रहा हूँ, ये होता क्या है, बैटरी का काम क्या है, तो ये जानोगे नहीं तो ऐसे मन में रहोगा बैटरी है पता नहीं क्या है, पता होना चाहिए कि नहीं। जो यहाँ लगा है ये देखो, 2 डिसिमिलर मेटल को हमने सोल्यूशन में डाल दिया। अब जरा देखो, मान लीजिए इसी में अब मैं बैटरी के बाहर आ गया और वहां बल्ब लगा, बैटरी के बाहर, ये देखो बैटरी के बाहर बल्ब लग गया। ये अब देखो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है नेहा की कॉपर, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक कहेगा मैं तो सोल्यूशन में उतर गया, कहेगा मैं रिएक्टिव हूँ, मैं क्यों इलेक्ट्रॉन लूँ, मेरे अंदर अच्छी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन छोड़ने की, सब इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ दिया। कलरलेस बनाएगा। जो भी करे इलेक्ट्रॉन उतरा कि नहीं, जिंक उतर गया, और जितने उतरेंगे उतने कॉपर को क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा है, हमने आपको बताया था कि अगर एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो ये इलेक्ट्रॉन अब किधर मूव करेंगे, ये मूव कर गए, और यहाँ इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आएंगे। ये कौन मूव कर रहा है बताओ, यहाँ जनरेट हो रहे हैं और इधर मूव कर रहे हैं कि नहीं। और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो बल्ब कहेगा हम तो नहीं मूव करने देते, हम तो टंगस्टन के हैं। तो इलेक्ट्रॉन, 2 मेटल में किस चीज का डिफरेंस होता है बताओ। मान लो एक आपके पास जिंक है और एक कॉपर है, तो इनमें किस चीज का डिफरेंस है, एनर्जी का। जिंक के पास ज्यादा एनर्जी है, तो जिंक के इलेक्ट्रॉन जब इसमें से जाएंगे, तो अगर तुमने बहुत एक लिथियम ले लिया और एक वो ले लिया गोल्ड, सबसे ऊपर और नीचे वाला, तो तुम 1.5 वोल्ट की बैटरी लाई हो, वो 5.29 वोल्ट हो जाएगी, उतने सप्लाई से चलेगी। 1.5 से बल्ब टिमटिमाता है, 5.29 से और ज्यादा, और 220 से एसी चल जाता है। वोल्टेज का डिफरेंस है भाई। वोल्टेज का क्या मतलब है कि अभी हम देखेंगे कि वो हम आगे देख लेंगे, जूल पर कूलम को वोल्टेज कहते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि अलग अलग मेटल हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कि नहीं, टेंडेंसी होगी जाने की, और जब वो जाएगा तो ये रेजिस्ट करेगा, तो रेजिस्ट करने पर ये अपनी एनर्जी इसको दे देगा और ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो बैटरी में यहाँ पर अब आप अलग अलग चीज देखिए, सिर्फ सृष्टि ये बता दो इसमें कैथोड क्या, ये बैटरी की बात है। ये पहली बात तुम ये मुझे बताओ कि क्या ये गैल्वेनिक सेल है या इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये ठीक बताइए। हमने इसीलिए इनसे पूछा क्योंकि इनको मालूम है कि जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही हो वो गैल्वेनिक सेल, थोड़ी 2 दिन पहले बताया था, आज उन्होंने बता दिया, बहुत बड़ी बात बताई है। और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी दी जाए और उससे क्या काम, एनर्जी ली जाए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाए या कॉपर इकट्ठी की जाए, जैसे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, वो सब इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। तो क्यों सृष्टि ने बताया गैल्वेनिक सेल है, क्योंकि यहाँ बेटा क्या हो रहा है, दैट इज केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड। बैटरी क्या होती है, एक गैल्वेनिक सेल होती है जिसमें केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है दिव्यांगी, इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी बनी कि नहीं, यहाँ से। तो ये चीज यहाँ है। अच्छा अब जरा देखो, मुझे कुछ चीजें तुमसे और पूछनी। इसमें एक कैथोड है और एक एनोड है, वो मुझे नहीं पता चल रहा है, क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगी? थोड़ी हेल्प हम भी कर देंगे। जहां कैटायन जाए उससे कैथोड कहते हैं। तो क्या इस पे कॉपर जाएंगे? तो कॉपर जाएंगे तो ये क्या हुआ बताओ? और जहां एनायन जाए, क्योंकि ये जब जिंक आ रहा है तो उसका स्वागत के लिए सल्फेट आयन मूव करेंगे कि नहीं? आओ भाई तुम तो हमारे साथ हो के पॉजिटिव है। और इस तरीके से ये क्या हुआ बोलो? एनोड।
ये मुझे अर्पिता बता दो कि एनोड निगेटिव चार्ज है कि कैथोड? कैथोड नेगेटिव चार्ज। पता नहीं है मुझे। पॉजिटिव माइनस। एनोड में डबल चार्ज है, तभी तो उससे हो के वहां जा रहा है। इसमें खूब इकट्ठा हो रहा है। जनरेट कहाँ हो रहा है बताओ? कैथोड जिंक उतर रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ चलेगा। चार्ज का डिफरेंस है। फिर से समझिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इसमें अंतर है। कोई पूछे बताओ कैथोड पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? बोलना रुको जरा, गैल्वानिक सेल की बात कर रहे हो या इलेक्ट्रोलिटिक? हमको फंसाने की कोशिश करते हो। तुरंत बोल देना, ऐसे ना आंसर देना कि कैथोड तो ये होता है। समझ आई बात कि नहीं? जरा फिर से समझो, ये कौन सा सेल है? सर एक और गैल्वानिक सेल। ये देखो, अभी हम आप ये गैल्वानिक सेल है, दोनों में अंतर भी बताता है। ये देखो, पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करो। ये मोटा कॉपर और एक पतला कॉपर, और बोलो यहाँ पर ये माइनस है और ये CuSO4 का ही सोल्यूशन था, तो बोलो इसमें ये चला गया था कि नहीं? और सल्फेट आयन कहाँ गए थे? प्लस की तरफ आ गए थे। ऐसे होता है, जो भी हो या उससे उतराओ, हमें ज़्यादा मतलब नहीं। कैटायन जहाँ जाए, तो जहाँ कैटायन जाएंगे उसको क्या कहोगे बोलो? अच्छा, ये कौन सा सेल है? देखो इस बात को, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल इज द केमिकल एनर्जी। प्योर हो जाए, कोयला प्योर है, कह दो देखो मैं केमिकल एनर्जी लिए घूम रहा हूँ, CO2 बना दूंगा, इम्प्योर हो जाएगा, आग लग जाएगी। इम्प्योर मीन्स नो एनर्जी, और प्योर कोयला केमिकल एनर्जी। प्योर जिंक तो तुम्हारे पास मेटल हो, तुम एनर्जी लिए घूम रहे हो। कहीं पर भी नींबू में गाड़ दो, बल्ब जला लो, पोटैटो में गाड़ दो, बस तुम्हें कुछ नहीं करना। एक बल्ब लिए घूमो और दो, एक लोहे की कील और एक तांबे की, करके दिखाया जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस का हमारे पास सब मटेरियल है। तो अब जरा देखो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है बताओ? बता ही नहीं रहे, तुम्हारी पिछला क्वेश्चन भी तुमने नहीं बताया। हाँ बोलो। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो केमिकल। सही है ना? गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी। ये क्योंकि ये केमिकल एनर्जी प्योर है, दोनों इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है कि नहीं? तो क्या लिखे बोलो? इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई की जाती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें कन्वर्ट हुई, कन्वर्टेड इनटू बोलो केमिकल एनर्जी। अगर इतना ही जानती हो तो इसमें कैथोड पॉजिटिव है कि नेगेटिव? जैसे CO2 चार्ज ज्यादा मुझे पता नहीं, आप बता देंगे तो मेरी हेल्प होगी। अच्छा बोलो। नेगेटिव। कैथोड निगेटिव है क्योंकि निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा। हियर कैथोड इज निगेटिव। अच्छा अब वहां देखो जरा, कैथोड पॉजिटिव है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ कैथोड क्या है देख लो। अब यहाँ की बात करो। एनोड से यहाँ पे जब वहाँ प्लस इलेक्ट्रॉन चार्ज छोड़ दिए, हाँ? यहाँ पे प्लस चार्ज कहाँ पे, मतलब प्लस कहीं नहीं होता यहाँ पे। होता ही नहीं। प्लस कहाँ होगा? ये अब हम सेल के अंदर आ गए हैं, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए और वो उधर गए, कुछ आधे चले गए। उधर कैसे वो क्योंकि ये कंडक्टर है। जब भी तुम्हारे बीच में इतना भी होगा ना हर्डल, तो भी नदी पहाड़ों से होकर समंदर तक जाएगी ही जाएगी। उसे कैसे भी जाना नहीं होगा तो शहर के बीच से फोड़ फाड़ के जाएगी। ये ना पूछो कैसे जाएगी, उसको समंदर तक जाना है। उसको रजिस्टर, क्या रजिस्टर एक कंडक्टर होता है? हाँ, क्योंकि उससे भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। रजिस्टर इज ऑल्सो ए कंडक्टर। तो अब वो नहीं जाने दे रहा है, तो वो उससे लड़ेगी जुड़ेगी और उसको इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा कि लाइट ही जल जाएगी। इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है इसके अंदर कि हम लोग लाइट का मजा ले रहे हैं। है बात कि नहीं? वो जाने नहीं दे रहा है। अगर हमें तो जाना है क्योंकि यहाँ ज़्यादा है। ऐसा होता है कि नहीं, बाढ़ का पानी चला जाता है, ऊपर से बहता है, नीचे जाता है कि नहीं गंगा सागर में। तो इस तरीके से अब ये क्या बताओ, जहाँ कैटायन जा रहा है वहाँ से तो जिंक उतर रहा है। तो अब मुझे ये बात बता दीजिए, इन गैल्वानिक सेल क्या होता है? गैल्वानिक सेल इन वास्तव में हम खरीद के लाते हैं।
कोई कह दे इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले आए तो कौन ला सकता है, उसमें तो हमें प्लेटिंग करनी होती है, उसको यूज़ करते हैं ना सेल को। तो ये चीज़ है गैल्वानिक सेल क्या है बताइए, कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी का मतलब प्योर फॉर्म, इनटू किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा थोड़ी सी बात दिव्यांशी बता दो, ये मेरे पास एक प्लस टर्मिनल है, क्या तुम मुझे बता पाओगे ये जिंक है? हमने दिव्यांगी से पूछा है। हाँ दिव्यांगी बताओ ये जिंक है कि कॉपर, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये प्लस वाला पता नहीं चल पा रहा है और माइनस भी नहीं पता चल रहा, तो मेरी हेल्प कर दो। प्लस वाला कॉपर लग रहा है। जिंक है, जिंक है, जिंक वो जिंक प्लस से है, इलेक्ट्रॉन्स बोलो। आ रहे हैं। जिंक है, और ये निगेटिव, कॉपर, जहाँ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हो वो कौन कर रहा है जनरेट, जिंक। तो निगेटिव वाला जिंक हुआ और पॉजिटिव वाला कॉपर। जो मोस्ट एक्टिव है वही निगेटिव छोड़ छाड़ के मैंने बढ़ेगा। भी यही कहा था। समझ में आई बात कि नहीं? तो निगेटिव वाला कौन है बताओ यहाँ पे, जिंक। समझ में आया? अच्छा अब मैंने क्या बताया बताओ, कहीं तुम ये तो नहीं समझ रही हो सृष्टि कि निगेटिव वाला जिंक है? सब आपने सर समझ नहीं आया कैसे। सब आपने बोलो सुना। वहाँ देखो, जो निगेटिव टर्मिनल है वहाँ एनोड निगेटिव टर्मिनल है कि कैथोड, बताओ यहाँ देख के। जिंक उतर रहे हैं यहाँ से और फिर जब ज्यादा होगा तो वहाँ चले, एनोड कैसा है यहाँ पे, और ये इसमें आओ इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, ये कैथोड है, इसमें तो कैथोड निगेटिव हो गया और इसमें है नहीं उल्टी बात, क्योंकि काम ही उल्टा हो रहा है, ठीक है कि नहीं? तो ये एक ये है और इसी को इसके ऊपर उल्टा रख दो तो ये चीज ये है, या इनका काम लो, इन दोनों को जोड़ दो आपस में काम बन जाए। समझ में आई बात कि नहीं? एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसी तरह से कॉपर का काम। अब यहाँ पे बात है, ये तुम्हें पता चल गया कि निगेटिव क्या है। अब यहाँ वापस आइए, बताइए जिंक कौन सा, देख के बताओ। जिंक है, अच्छा जिंक निगेटिव लिख दो इसमें जिंक, और इसमें क्या लिखूं प्लस में, तो इलेक्ट्रॉन किससे चलेंगे, जिंक से कॉपर। इन दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं है, यहाँ तार नहीं है, यहाँ से चलेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वही सर्किट है ना, एक लंबा सर्किट बना लिया, यहाँ तो हमने छोटा सा बनाया था, यहाँ पूरा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से चलेंगे, जिंक में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेवलप हो रहा है ना, वो छोड़ छोड़ के Zn आयन बना रहा है। अच्छा इलेक्ट्रॉन ऐसे चले तो और कहाँ पहुंचे बताओ, कॉपर में पहुंच गए, और फिर जब वो पहुंचेंगे तो कॉपर को क्या इसमें अवश्य डिपॉजिट होना पड़ेगा, डिपॉजिट हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताई थी कि जो करंट है इट मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल ऊपर क्या लिखा जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड हायर पोटेंशियल और निगेटिव टर्मिनल को, लेकिन बोलो जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट है वो लोअर पोटेंशियल से हायर में हो रहा है कि हायर से लोअर में, और करंट को क्या माना जाता है, हायर। वास्तव में करंट करके कुछ मूव ही नहीं कर रहा, उसके अंदर मूव तो इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो हम क्या उनकी दिशा माने, क्योंकि शुरू में लोगों ने कहा अरे माइनस थोड़ी ना मूव करेगा, कुछ पॉजिटिव होता होगा। उस समय की बात है डाल्टन के जमाने की, उस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही के बारे में नहीं मालूम था, वो सोचे थे कुछ पॉजिटिव मूव करता होगा, माइनस कैसे मूव कोई चीज़ कर सकता है, तो वो कह रहे हैं हायर वाले से लोअर में जाएगा। तो उन्होंने हमेशा करंट की दिशा क्या मानी, हायर से लोअर, जबकि कुछ ऐसा मूव करता ही नहीं है। मूव तो हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अब हम क्या लिखते हैं कि बोलो करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, from higher potential to lower potential. However, electron moves from lower potential to higher potential. In this way, the direction of current is opposite to the movement of electrons. बोलो बात समझ में आ गई? हाँ बोलो। इसका अगर हम भूल जाए उसमें हम प्लस और माइनस कैसे पता करेंगे, इसमें? इसके बिना ये सब है ही नहीं है। कुछ ना पढ़ो, तो ये जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं तो वो निगेटिव है। जहाँ इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है वो नेगेटिव होता है। नहीं दूसरा तो एक्सेप्ट कर रहा है ना सब्सिडाइज, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो पता चल रहा है यही तो जनरेटर है, यहीं से आ रहे हैं, यहीं है सब इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए निगेटिव है। तो क्या लिखते हैं बताइए कि
निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल तो तुम्हें समझ में आ गया। निगेटिव टर्मिनल जिंक का है कि कॉपर का है? बहुत अच्छा। और इलेक्ट्रॉन क्या वहीं से मूव करेंगे? तो निगेटिव से पॉजिटिव मूव करेंगे। लेकिन बोलो अज्ञानता की वजह से शुरू में क्या कहा गया कि करंट कहाँ से कहाँ मूव करती है? हायर टू लोअर, यानी प्लस से माइनस। तो हम अभी भी वही मान रहे हैं कि हायर से लोअर ही मूव करती है, उसी चीज से। समझ में आ गई बात? तो क्या लिखने बताऊं? इलेक्ट्रिक करंट मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू lower potential. However, रोमिल सेंटेंस पूरा करो। However, अभिषेक प्रीवियस टाइम के नहीं, इसी के वो करस्पॉन्डिंग इसी को सपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। However, however, electron moves from lower potential to higher potential to higher potential. In this way, the direction of current is opposite to the movement of electron. In this way, direction of current is opposite to direction of movement of electrons. इतना ही रखो। सेल किसके पास है? No. Because